YouTube चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज अपन इस वीडियो में पिछले वीडियो के बाद में जो आपको देखा है, पिछले वीडियो में नगरीकरण की जो परिभाषा है उसमें उसके आगे अपन देखेंगे। तो नगरीकरण की जो परिभाषा है, आपने जहाँ तक मुझे आशा है कि आपने उस वीडियो को देखा होगा। नहीं देखा है तो अब भी देख सकते हैं, आप अपने YouTube चैनल पे है और आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी चैनल जो उसका लिंक आपको भेज दिया गया है। तो इसमें जो है नगरीकरण की जो प्रक्रिया है, यानी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, जिसमें बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने अनुसार जो परिभाषाएं दी थी, जिसमें सामान्यतः अपन ने देखा था, जिसमें बहुत सारे जो विद्वान थे, इसमें जैसे सामान्य अपन आज थोड़ा सा उसको रिवीजन कर लेते हैं। यानी प्राचीन काल से ही आधुनिक समय तक मानवीय सभ्यता तथा संस्कृति के प्रमुख स्थल रहे हैं नगर। नगर किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, व्यापारिक और औद्योगिक तथा राजनीतिक विकास के आधार स्तंभ माने जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी नगर क्या है, प्राचीन काल से ही आधुनिक समय तक मानवीय सभ्यता एवं संस्कृति के प्रमुख स्थल रहे हैं। और साथ ही साथ यह किसी देश या समाज के, जिसको अपन कह सकते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और व्यापारिक, औद्योगिक और स्तर के आधार स्तंभ माने जाते हैं। तो इसमें जो है सामान्यतया नगरीकरण से तात्पर्य नगरीय क्षेत्रों की विभिन्न क्रियाओं जैसे जनसंख्या, व्यापार तथा अन्य क्रियाओं की वृद्धि से माना जाता है। नगरीकरण प्राथमिक व्यवसायों से धीरे धीरे या तीव्र गति से द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवस्था की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति के रूप में है। नगरीकरण की प्रक्रिया प्राचीन काल से ही चली आ रही है, जिसके कारण मानव की जीवन पद्धति ही बदल गई है या बदल जाती है। अब जो है अपन ने बहुत सारे विद्वानों की जो परिभाषा पहले भी देखी, इसमें भी जो है अपने को ध्यान रखना है। जैसे ग्रिफिथ टेलर के अनुसार गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण ही नगरीकरण कहलाता है। बहुत सिंपल परिभाषा है। एन टेलर के अनुसार गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण यानी माइग्रेशन जो होता है पॉपुलेशन का अर्बन सेंटर की ओर विलेज से, तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, नगरीकरण की प्रक्रिया कहते हैं सामान्य अर्थों में। किसके अनुसार? टेलर के अनुसार, ग्रिफिथ टेलर के। J.C. मिचेल ने नगरीकरण को निम्नांकित रूप में परिभाषित किया है। नगरीकरण ग्राम्य अधिवासों से नगरों के रूप में कायांतरण की एक समन्वित विधि है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण अधिष्ठानों या प्रतिष्ठानों, व्यवसाय तथा अर्थव्यवस्था क्षेत्र या भूमि उपयोग, समाज एवं संस्कृति, जीवन तथा रहन सहन के स्तर और अन्य मानव मूल्यों में गुणात्मक तथा परिमाणात्मक परिवर्तन क्रमशः स्पष्ट होने लगता है। इस प्रकार ये जो कुछ विद्वान हैं, इसके अलावा जो अगला जो विद्वान है, जिसमें किंग्सले डेविस के अनुसार नगरीकरण सामाजिक जीवन के संपूर्ण क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर संकेत करता है। यह स्वयं एक आधारभूत अर्थव्यवस्था और तकनीकी विकास का परिणाम है। नगर विशेष के क्षेत्रफल, जनसंख्या, व्यवसाय, संस्कृति तथा नगर की विभिन्न सुविधाओं की प्रवृत्ति में होने वाले परिवर्तन तथा वृद्धि नगरीकरण की प्रवृत्ति का आधार माना जाता है। लेकिन जनसंख्या के अलावा अन्य तत्वों, इसमें केवल जनसंख्या को ही नहीं लेते हैं, अन्य भी और जो तत्व हैं जैसे व्यवसाय, संस्कृति आदि के आंकड़े हमें सुगमता से प्राप्त नहीं होते हैं। अतः नगरीकरण के लिए जनसंख्या को ही आधार माना जाता है। ठीक है, तो ये जो है अब जो अपने को इसमें अपने को देखना है, आगे अपन इसमें देखेंगे। तो यानी ये आधार माना जाता है। सामान्यतया
कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि को ही नगरीकरण की वृद्धि का सूचक माना जाता है। त्रिवार्था ने नगरीकरण को अपने शब्दों में निम्न रूप में परिभाषित किया है। नगरीकरण एक चक्रीय प्रक्रिया है जिससे होकर राष्ट्र कृषि समाज से होकर औद्योगिक समाज की ओर अग्रसर होते हैं। यानी ये जो त्रिवार्था जो है उन्होंने क्या बताया है, यानी नगरीकरण एक चक्रीय प्रक्रिया है जिससे होकर एक राष्ट्र या देश, जिसको अपन कह सकते हैं, या समाज भी कह सकते हैं, जो कृषि समाज से होकर औद्योगिक समाज की ओर अग्रसर होते हैं, उसे क्या कहते हैं, नगरीकरण। अब नगरीकरण की प्रक्रिया एक चक्रीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जनसंख्या विकास की विभिन्न अवस्थाएं पाई जाती हैं। जैसे अवस्थाएं जो कौन कौन सी है, जो पहली जो अवस्था है वो है प्रारंभिक अवस्था, यानी इंटाइल स्टेज जो है, इसमें जैसे नगरीकरण की यह प्रथम अवस्था है जिसके अंतर्गत कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या की गति बहुत कम अर्थात लगभग 25% से कम रहती हैं। अधिकतर लोग परंपरागत आर्थिक क्रियाओं में ही लगे रहते हैं। धीरे धीरे जनसंख्या का कुछ भाग द्वितीयक तथा तृतीयक व्यवसाय की ओर अग्रसर होते हैं। प्रारंभिक अवस्था की नगरीकरण की प्रवृत्ति वर्तमान समय में अविकसित देशों में पाई जाती है। ये टेबल आप देख सकते हो। इसमें इस टेबल में जो है कहाँ कहाँ जो जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या जो नगरीय जनसंख्या महानगरों में विश्व के, जिसमें जापान में जो है टोक्यो, इसमें 28 मिलियन और वृद्धि दर जो है वो 1.4 है। साओ पोलो ब्राज़ील में है, यानी इसमें 22.6 मिलियन जनसंख्या है, जो वृद्धि दर कितनी है, 4.1% वृद्धि दर है। ठीक है, इस प्रकार इस टेबल को आप देख सकते हो। जैसे भारत का जो है मुंबई, इसमें 16.4 मिलियन जनसंख्या 2001 के अनुसार है। ठीक है, इसको ये ध्यान रखना, आपको आंकड़े 2001 के हैं। ठीक है, और वृद्धि दर कितनी है, 4.2%। इस प्रकार इस टेबल को आप देखेंगे, यानी धीरे धीरे क्या है, नगरीय जनसंख्या जो है पहले कम थी, धीरे धीरे क्या है, कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ रहा है। कितना है तो ये अपने को देखना है, और अभी नवीनतम आंकड़ों के आधार पर भी आपको देखना है। अब जो है द्वितीय जो अवस्था है, यानी त्वरण अवस्था, इस अवस्था में नगरीकरण की प्रवृत्ति तीव्र गति से पाई जाती है। यह द्वितीय अवस्था है जिसके अंतर्गत कम समय में ही देश से तेजी से देश की लगभग 30% से अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करने लगती है। यानी बहुत कम समय में ही तेजी से किसी भी जो देश होता है, जो भी, उसके अंतर्गत क्या है, 30% से भी अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करने लगती हैं तथा द्वितीय व तृतीय व्यवसाय में संलग्न रहते हैं लोग। और विभिन्न नगरीय औद्योगिक क्रियाएं, जैसे उद्योग है, व्यापार है, परिवहन है, वाणिज्यिक क्रियाएं हैं, विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं का तेजी से विकास उस क्षेत्र या देश में होता है। इन विभिन्न सुविधाओं के कारण नगरीय जनसंख्या थोड़े समय में ही तीव्र गति से बढ़ जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग तेजी से नगरों की ओर पलायन करने लगते हैं। अतः यह नगरीय विकास की चरम अवस्था होती है जिसमें कुल जनसंख्या का 70% भाग नगरों में निवास करने लगता है। तीसरी जो अवस्था है, अंतिम अवस्था, नगरीकरण की प्रवृत्ति की यह अंतिम अवस्था है जिसके अंतर्गत देश की कुल जनसंख्या का लगभग 70% से अधिक जनसंख्या उद्योग, व्यापार आदि नगरीय क्रियाओं में संलग्न रहती हैं तथा नगरीय क्षेत्र में ही निवास करती हैं। यह अवस्था स्थिर अवस्था भी कहलाती है, क्योंकि इस अवस्था में नगरीकरण का स्तर लगभग स्थिर हो जाता है तथा बहुत ही मंद गति से वृद्धि होती है। ऐसी अवस्था की नगरीकरण की प्रवृत्ति वर्तमान समय में केवल औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में ही पाई
जाती हैं। विश्व में नगरीकरण की प्रवृत्ति प्राचीन काल से ही चली आ रही है और 1800 जो ईस्वी है, 1800 ईस्वी से वर्तमान समय तक नगरीय जनसंख्या में जो वृद्धि है उसके आंकड़े निम्नानुसार हैं। विश्व के विभिन्न देशों में जो नगरीकरण की जो स्थिति है उस आप इस टेबल से देख सकते हैं, जिसमें जैसे संसार में कुल जनसंख्या का 33% भाग 1960 में नगरीय जनसंख्या के रूप में था, जो 75 में बढ़कर नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 38% हो गया। और 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का 48% जनसंख्या नगरीय है और वर्तमान में जो ये 50% से ऊपर हो गई हैं जो नगरीय जनसंख्या कुल विश्व में। तो आंकड़ों के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत है उसके आधार पर अपन देखें निम्नलिखित तालिका से, ठीक है, जिसको निम्न भागों में बांटते हैं या विभाजित करते हैं। तो पहला जो है वो है अति उच्च नगरीय जनसंख्या, यानी किसके आधार पे, जनसंख्या के जो वृद्धि जो है उसके आंकड़ों के अनुसार। जैसे अपन देखें तो यानी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर जो विश्व के जो है उसको 5 यानी जो भाग विभाजित किए हैं निम्न भागों में, जिसमें पहला जो है वो है अति उच्च नगरीकरण यानी वेरी हाई अर्बनाइजेशन। इस वर्ग के अंतर्गत विश्व के उन विकसित देशों को सम्मिलित किया जाता है। यानी ये क्या होते हैं, अति उच्च नगरीकरण जो है वर्तमान में सामान्यतः जो भी अति उच्च जो विकसित देश हैं, उन्नत जो तकनीकी है, जैसे यूरोपीय अधिकांश देश, अमेरिका के देश जो हैं वो, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो है वहाँ पे, जापान में, जो यहाँ पे क्या है अधिकांश जनसंख्या क्या है नगरीय जनसंख्या में पाई जाती हैं, ठीक है। अफ्रीकी देश भी है कुछ, ठीक है। तो यानी जो विकसित देश हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अधिकांश जो जनसंख्या जो है वो यूरोपीय देशों में ये देखने को मिलती हैं। तो अति जो इसमें जैसे जिनकी कुल जनसंख्या का 75% से अधिक भाग नगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। औद्योगिक, व्यापारिक आदि आर्थिक क्रियाओं से में अधिकतर लोग संलग्न रहते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि में, ठीक है। अब जो है आप इसमें देख सकते हो ये टेबल जो है, जिसमें सिंगापुर में 100% जनसंख्या क्या है नगरीय जनसंख्या है, बेल्जियम में भी 97%, इसराइल में 91%, नीदरलैंड में 93%, और उरुग्वे में 92%, इंग्लैंड में 89%, ठीक है। ये आंकड़े 2001 के अनुसार हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिसमें जैसे रवांडा है, जैसे अफ्रीका के जो ये जो देश है जिसमें 5% जनसंख्या केवल नगरीय है, जैसे भूटान में 8%, बुरुंडी में 8%, नेपाल में 11% और स्वाजीलैंड में 12% और सोलोमन द्वीप में 13%, ठीक है। तो यानी यहाँ पे बहुत कम नगरीय जनसंख्या है, ठीक है। अब जो है आगे अपन देखें तो उच्च नगरीकरण यानी जिन देशों की कुल जनसंख्या का 50 से 75% भाग नगरीय क्षेत्रों में निवास करता है, कितना 50 से 75%, तो उन देशों को इस श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है, जैसे नॉर्वे, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में, कोलंबिया है, पराग्वे है, मलेशिया, ईरान, मोरक्को आदि देश, ठीक है। मध्यम नगरीय जनसंख्या जिसमें विश्व में 80 जिन देशों में कुल जनसंख्या का केवल 25 से 50% भाग नगरीय क्षेत्रों में निवास करता है, तथा जिस देशों की अधिकतम जनसंख्या प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न है, जिसमें कृषि है, पशुपालन है, खनन, मत्स्य पालन आदि क्रियाओं में लगी रहती हैं, उन देशों को इस श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है, जिसमें भारत है, चीन है, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, म्यांमार आदि कृषि प्रधान देश इस भाग में सम्मिलित किए जाते हैं, और इसकी अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हैं। और चौथा जो अंतिम जो है वो है निम्न नगरीकरण, यानी इसमें क्या है, विश्व के वे अविकसित देश जिनकी कुल जनसंख्या का 25% से भी कम भाग नगरों में निवास करता है तथा अधिकतर भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, इस वर्ग में आते हैं, जिसमें श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, नेपाल, वियतनाम आदि एशियाई देश इस श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है। धन्यवाद। ये जो है आपको अन्य आगे भी इसको किताब में अच्छे से देखना है और इसको सुनते रहना है और नोट्स आपको बनाने हैं। धन्यवाद।